बात आज की चैनल के कार्यक्रम मेहमान में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। जैसा आप देख रहे हैं कि मेरे पास एक ऐसी शख्सियत बैठी हुई है जो इस घर के अंदर अब तक तो मेहमान था, लेकिन अब वो शख्सियत बन चुका है। ज्ञान सारस्वत शहर का एक ऐसा नाम है जो सिर्फ नाम नहीं है बल्कि एक खुशबू है। खुशबू चरित्र की, खुशबू सच्चाई की, खुशबू सिद्धांतों की, खुशबू पूरे शहर को साथ लेकर चलने की, खुशबू सहयोग की, खुशबू भाईचारे की, खुशबू मजहबी एकता की। तो ज्ञान सारस्वत जिस शख्स को हमने आज बुलाया है, उन्होंने अभी अभी विगत 20 सालों के राजनीतिक इतिहास को ठोकर मारकर और अलग अपना वजूद बनाने के लिए चुनावी मैदान में ताल ठोक दी है। आप जानते हैं कि ज्ञान सारस्वत शहर की वो शख्सियत है जिसने एक मामूली से परिवार में जन्म लेकर दूध बेचकर, आज भी वो जब साइकिलों पर सुबह दूध बेचने जाते हैं तो लोग बाग उनको ये देखते हैं कि ये वो राजनेता है जो हमारे शहर का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो ज्ञान सारस्वत ने अपनी ज़िंदगी के अंदर जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी वो पूरी की, जो राजनीतिक कद था वो उन्होंने बनाया, और न केवल बनाया बल्कि स्थापित किया, सिद्ध किया। आज ये हाल है कि जब वो निर्दलीय चुनाव लड़े और पार्षद पद उन्होंने ग्रहण किया, तो वो पार्षद पद के ऊपर जो उनको मत मिले निर्दलीय में, वो राजस्थान के सर्वाधिक मतों से की गई विजय थी। यह विजय हर किसी को हासिल नहीं होती, और ना ऐसे लोगों को हासिल होती है जो बयानवीर हों, फोटोवीर हों। और अब तक इस शहर पर बयानवीरों ने और फोटोवीरों ने ही कब्जा किया। ज्ञान जी, मैं आपका स्वागत करता हूं। आप इस शहर में नई एक ज्वाला और नई रोशनी को लेकर मैदान में उतर रहे हैं, और आपका यह फैसला बेहद अच्छा है। जैसे ही कल आपने घोषणा की, घोषणा करते पूरा शहर, न केवल अजमेर उत्तर बल्कि अजमेर दक्षिण, बल्कि मैं कहूँगा 8 विधानसभा में ये प्रचार हुआ कि अरे यार, एक शख्स है जो मैदान में उतरा है। जिस तरीके से मुझे याद आता है कि जब जयप्रकाश नारायण ने एक क्रांति का बुगुल बजाया था और कहा था कि जनता सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, तो आपने सिंहासन खाली कर। धन्यवाद सुरेंद्र जी भाई साहब, आपको और आपके चैनल को, और मैं आभार और उन सबका स्वागत करता हूं जो मुझे आपके माध्यम से देख रहे हैं। मैं आप सबका आभार स्वागत करता हूं, और आपने मुझे इतनी अच्छी मेरी योग्यताओं से ज़्यादा मेरे बारे में बोल के आप जैसे व्यक्तित्व ने विद्वान ने मुझे नवाजा, इसके लिए आपका आभार। ज्ञान जी, सवालों का सिलसिला शुरू करना चाहता हूं, और मैं यह लोगों को बता देना चाहता हूं कि ये जो कार्यक्रम है वो इस अजमेर का भविष्य है। अजमेर का वर्तमान तो आप देख चुके हैं कि 20 सालों तक एक बुजुर्ग व्यक्ति इस आंख मीच कर शासन चलाता रहा, और मूलभूत सुविधाओं से भी हमारा अजमेर महरूम रहा। अब किस नए सपने को लेकर ज्ञान सारस्वत मैदान में आ रहे हैं, ये हम जानेंगे। और क्या नजरिया है कि उन्होंने एक संस्कारित पार्टी के विरुद्ध जाकर अपना इस्तीफा सौंपा, और न केवल इस्तीफा सौंपा बल्कि नामांकन पत्र दाखिल कर वो युद्ध के मैदान में डट रहे हैं। क्या ऐसी वजह थी जिसकी वजह से आपको ये फैसला करना पड़ा? मैं अजमेर में जन्मा हूँ, अजमेर में ही रहता हूँ, अजमेर में मेरी शिक्षा हुई है, अजमेर की मिट्टी का ही मैं खाता हूँ, अजमेर का ही मैं पानी पीता हूँ, और अजमेर की जनता से जो मैं रोज़ी रोज़गार चला रहा हूँ, मैं उसी से मेरा परिवार और मैं चलता हूँ। अजमेर का मैं कर्जदार हूँ, अजमेर की मिट्टी का मैं कर्जदार हूँ। और अजमेर की जो दुर्दशा, मैं 20 साल से नहीं कहूँगा भाई साहब, अजमेर की दुर्दशा पिछले कई कालों से, लंबे कालखंड से दुर्दशा हुई है। अजमेर गौरव था, अजमेर मेरवाड़ा स्टेट थी, और जब उसको विलय किया गया राजस्थान के अंदर, तो हमें रेवेन्यू बोर्ड दिया गया, हमें बोर्ड ऑफिस दिया गया, हमें रीजनल कॉलेज दिया गया। बाल कृष्ण कौल जी के और हरिभा उपाध्याय नगर जी के सपने थे कि अजमेर एक आदर्श अपने अजमेर बने। अजमेर शिक्षा का केंद्र था, अजमेर हस्तकला का केंद्र था, अजमेर अन्न का भंडार था, अजमेर के अंदर झीलें थी, अजमेर के अंदर बावड़ियाँ थी, अजमेर में कुएँ थे। कालांतर में सब समाप्त होता गया। जो जहाँ पानी की ट्रेनें जाती थी वहाँ चंबल का पानी आ रहा है। कोटा शिक्षा के क्षेत्र में स्थापित हो गया। आज जोधपुर हमारे से ज़्यादा विकसित है, बीकानेर हमारे साथ में खड़ा है। मैं नहीं कहता कि विकास नहीं होना चाहिए, विकास संपूर्ण भारतीय का होना चाहिए, और हिंदू और हमारा भारतीय होने के नाते हमारा धर्म ये कहता है,
हमें ये उपदेश दिया गया, हमें सिखाया गया है कि सर्वे सुखिनः भवन्तु। मैं तो ये कहूँगा कि पूरा विश्व में कल्याण होना चाहिए, लेकिन मैंने अजमेर से जुड़ा हूँ तो मैं अजमेर की बात करूँगा। अजमेर जो पिछड़ा है, मैं अभी मेरी एक कलम बहुत छोटी थी, मैं पार्षद था। अगर मैं कोई पंचायती बाहर की करता भी था, कोई बात करता था, तो मुझे ये कह दिया जाता था कि यार अपना वार्ड देखो, अपने वार्ड का काम करो ना। मेरी कलम में ताकत कम थी, मैं ज़्यादा बहुत कुछ करना चाहता था, बहुत कुछ किया भी है मैंने प्रयास भी किया है। मैंने ऐसे ऐसे पत्र लिखे हैं जो अगर मेरे पत्र और उनको देख एक पार्षद और एक सामाजिक व्यक्ति के अंदर जितने पत्राचार करने चाहिए, जिन मुद्दों पे पत्राचार करने चाहिए, वो पत्राचार मैंने किए हैं। मैंने अजमेर को ये कहते हैं कि पशु मुक्त करो, अजमेर को ठेला मुक्त करो। अजमेर साहब मैं ये कहूँगा कि अजमेर ठेले वाले का भी अजमेर है, अजमेर थड़ी पे वाले का भी अजमेर है, अजमेर शोरूम वाले का भी अजमेर है, अजमेर झुग्गी झोपड़ी वाले का भी अजमेर है, अजमेर कोठी वालों का भी अजमेर है, अजमेर मध्यम वर्गीय का भी अजमेर सबका है। अजमेर में रहने वाले पशु पक्षी भी अजमेर के हैं, वो सब अजमेर के हैं। लेकिन उनको अपना व्यवस्थित स्थान दिया जाए, उनको उनकी मान मर्यादा दी जाए। उनको पक्षी है तो उनको रहने के लिए घोंसले दिए जाए, पशु है तो उनको रहने के लिए स्थान। कहाँ साहब आज पूरे राजस्थान में, मैं भारत की बात नहीं कर रहा, मैक्सिमम जगह मिल्क मेल कॉलोनियाँ बन गई। आप इन लोगों की आक्रमण्यता देखिए। कुछ दिन पहले अजमेर को पशु विहीन करने का एक प्रयास किया गया मेरे द्वारा, और मेरी प्रेरणा से एकाध और साथियों के द्वारा उसका विरोध किया गया। आज हमारे धर्म कोई सा भी हो, अगर मैं कोई हिंदू है तो गौग्रास निकालता है और शुभ काम पे गाय को रोटी देता है, और अगर कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति है तो अपना बचा हुआ या फालतू भोजन पशु को डालता है, गाय को डालता है। आज ऐसी स्थिति अजमेर की होने वाली थी कि अजमेर के अंदर गौग्रास देने की स्थिति भी नहीं होती अगर ये अधिनियम पास हो जाता। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? आना पूरा शहर की सड़कें खुदी पड़ी है। 20 साल से मैं पार्षद हूँ। मैं नहीं कहूँगा, मेरे पार्षद भाई बहुत दुखी हैं। हो सकता है दोनों संगठन के पार्षद हैं, उनकी मर्यादाएं हैं। मैं कभी उनको ये नहीं कहूँगा कि अपनी मर्यादा को लांगे, अपना ईमान बिगाड़े। मैं ईमान बिगाड़ेंगे किसी, लेकिन मेरे सारे साथी जो जनप्रतिनिधि है उसका सुबह शुरुआत, मैक्सिमम जनप्रतिनिधियों की शुरुआत पानी से होती है। 96 घंटे 108 घंटे पानी आ रहे हैं। 17 बार 2 साल में मेरे द्वारा ज्ञापन प्रदर्शन और एक जनहित याचिका दायर करने के बाद में भी मैं इस पीड़ा से मुक्ति नहीं पा पाया। जो बीसलपुर अजमेर के लिए बना था, उस बीसलपुर का अंधाधुंध पानी बाहर भेजा जा रहा है। पानी की कमी अजमेर में नहीं है। मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि पानी अजमेर को मिल सकता है, और पानी SR 7 टैंक तक पूरा आ रहा है। पानी की गड़बड़ अजमेर में जानबूझ के की जा रही है। पानी के अंदर थोड़ी सी व्यवस्थाएं चेंज करनी है, उन व्यवस्थाओं को चेंज कर दी जाए तो अजमेर की जो जल समस्या है, ऐसी कई समस्या है। हमारे बहुत अच्छे अजमेर के अधिकारी, सेवानिवृत्त अधिकारी, वैज्ञानिक अजमेर भरमार है। मैं तो अजमेर की बात करता हूँ, मैं वार्ड नंबर मेरे वार्ड की बात करता हूँ, तो मैं अगर एक वार्ड को आधार मान के चलूँ तो मेरे वार्ड के अंदर इतने संसाधन उपलब्ध है, इतने व्यक्ति उत्पन्न, इतने विद्वान व्यक्ति हैं कि उसका उपयोग पूरे भारत में किया जा सकता है, अपने सारे संपर्कों का उपयोग किया जा सकता है। तो अजमेर तो हमारा खान है साहब, अजमेर तो हमारा पृथ्वीराज चौहान की नगरी है, अजमेर राजा अजयपाल जी की नगरी है। और उसी अजमेर को मैं वापस गौरव दिलाने का मैं अभी आपके माध्यम से और आपके सामने ये नहीं कहूँगा कि मैं क्या करने जा रहा हूँ और क्या करूँगा। मुझे भी नहीं पता है मैं क्या करूँगा, लेकिन मैं जो कुछ करूँगा अच्छा करूँगा। मैंने मेरे वार्ड में बहुत अच्छा करने का प्रयास किया है। मैंने पार्षद के दायित्व को अच्छे से निभाने का प्रयास किया है, और उसी का परिणाम है। ठीक है, एक बार भावनाओं में बह के या कोई भी लहर चल के कोई पार्षद, जैसा भाई साहब ने कहा कि राजस्थान के सर्वाधिक वोटों से जीत जाता है। भाई साहब, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि मैंने 2010 का पार्षद चुनाव सर्वाधिक वोटों से जीता, तो 2016 के चुनाव में उससे ज़्यादा वोट मिले, और 2016 में के बाद में 2021 का चुनाव भी मैंने पार्षद का भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले लड़ा। तो भी उस समय तो मैं मतलब कल्पना भी नहीं कर सकता कि पोलिंग के लगभग 90% के मतदान के 90% के प्रतिशत के आसपास मत मेरी वार्ड की जनता ने मुझे दिया है। ये चीज़ें पैसे से नहीं खरीदी जा सकती है, ये कोई पैसे से नहीं खरीदा जा सकता है। जो लोग कहते हैं ना कि चुनाव प्रचार में ये चाहिए, वो चाहिए, पैसा चाहिए, फला चीज़ चाहिए, फला संसाधन चाहिए, आपके सामने मैं उदाहरण बैठा हूँ कि मेरा परिवार कहता है कि यार, मेरे दोस्त कहते हैं, मेरे मित्र कहते हैं कि चुनाव लड़ रहा है यार, बैनर तो लगा ले, 2 कपड़े तो सिला ले, कोई फ़ोटो तो सोशल मीडिया पे डाल दे। तो वो करके, और मेरे वार्ड ने मुझे 90% मतों से जिताया साहब। 6000 की जनता लगभग मेरे वार्ड में रहती है। आज मैं विधानसभा के मैदान में आया हूँ तो मैं ऐसे खाली नहीं आया हूँ, मैं किसी के दम पे नहीं आया हूँ, मेरा कंधा किसी की बंदूक के रखने के लिए नहीं बना है। मैं अजमेर के विकास के संकल्प को लेकर अजमेर की जनता के सामने उपस्थित हुआ हूँ, और निश्चित तौर से मैं आगे क्या होने वाला है, क्या करने वाला हूँ, क्या संसाधन रहने वाले हैं,
लेकिन मेरा राष्ट्र धर्म, मेरा राजधर्म और मेरा अजमेर को सुंदर बनाने का संकल्प लेकर मैं मैदान में आया हूँ और उसका पूरा करने का प्रयास करूँगा। ज्ञान जी, एक सवाल मेरा नहीं है, जनता का है। जनता की तरफ से अब आज मैं जितने भी सवाल पूछूंगा ज्ञान जी, मैं आपसे सिर्फ जनता के लिए पूछूंगा, जनता की तरफ से पूछूंगा। पहला सवाल तो आप ये, ऐसी क्या जरूरत आप पड़ी थी कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर आप मैदान में उतरे? देखिए, मेरा विचारधारा से कोई झगड़ा नहीं था। मेरा आज जब हर कोई विदेश के माँ बाप भी चाहते हैं कि मेरे बच्चे का नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी रखें, मैं माननीय नरेंद्र दामोदर दास जी मोदी, माननीय प्रधानमंत्री जी की विचारधारा से ही जुड़ा हुआ हूँ। साहब, ऊपर से बहुत अच्छी योजना आती है, अजमेर को स्मार्ट सिटी बनाने की बात आती है जी। आज आपको अजमेर के अंदर एक अच्छा सा मैं नायाब उदाहरण बताऊंगा। मैं शहर की जनता से भी, मैं ज़्यादा शहरों में घूमा नहीं हूँ, लेकिन आप जाएं और पूरे भारत के एलिवेटेड रोड देखें। किसी एलिवेटेड रोड पे आपको स्पीड ब्रेकर नहीं मिलेगा। हमारी अजमेर की रोड के ऊपर स्पीड ब्रेकर बना है। एक्सीडेंट होते हैं ये तो मुझे लग रहा है कि ये लाइट्स भी लग जाएंगी, रेड लाइट्स चलिए। हमारा एलिवेटेड रोड, जो एलिवेटेड रोड का मतलब ये होता है कि आपको ट्रैफिक के झंझट से मुक्ति और एक्सीडेंट से, दुर्घटना से बचाव का जो होता है, आज एलिवेटेड रोड पे स्पीड ब्रेकर बना है। तो ये कि अजमेर के अंदर एक उपलब्धि है अजमेर के साथ। पहले तो हमारा एलिवेटेड रोड जो बना है वो हमारी स्मार्ट सिटी की बहुत दुर्भाग्यपूर्ण उपलब्धि है। और जब एलिवेटेड रोड के ऊपर स्पीड ब्रेकर बना है तो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, जाके आप कोई भी देख ले। हो सकता है वो एलिवेटेड पर स्पीड ब्रेकर को खोद दिया जाए, लेकिन वो उसके निशान फिर भी मिल जाएंगे। तो ये भारत की जो ऐसी चीज़ें जो कहीं नहीं होती ना, वो अजमेर को दी जा रही है। और अगर मैं बनाना तो ये चीज़ें नहीं मिलेगी अजमेर को। आना सागर एक पानी का सिस्टम होता था साहब अजमेर के अंदर। जब फाई सागर भरता था, उसका पानी शहर को सप्लाई होता था। उसके बाद में जो पानी एक्स्ट्रा बचता था, बाड़ी नदी से चलता था, खेतों को हाथी खेड़ा और आसपास के बीके कॉल जो आज बसी हुई है, वहाँ के खेतों को सींचता हुआ बाड़ी नदी के माध्यम से फाई सागर से आना सागर में आता था। आना सागर के अंदर दिसंबर से आना सागर सूखने लग जाता था और उसमें खेती होती थी, जिससे लगभग अजमेर की जनता की अनाज की आपूर्ति हो जाती थी, पशुओं के चारे की आपूर्ति हो जाती थी। वो आना सागर भरने के बाद के अंदर पानी जाता था पाल बिछड़ा, जहाँ साल भर गायों के रिचके की और सब्जियों की खेती होती थी। वहाँ से फिर पानी जाता था आगे खानपुरा तालाब में। खानपुरा तालाब में भी खेती होती थी पशुओं के रिचके की, आज भी होती है। वो होती थी, एक सिस्टम बना हुआ था कि तारागढ़ से पानी, तारागढ़ की पहाड़ियों से नीचे पानी आ रहा है और वो इंद्रकोट के तालाब में जाएगा, नाग बावड़ी जाएगा, केला बावड़ी, यामा बावड़ी, भाटा बावड़ी और डिग्गी तालाब से जाता हुआ पानी आगे जाएगा। सारा सिस्टम इन्होंने बिगाड़ दिया। अजमेर का ड्रेनेज सिस्टम आज नहर मोहल्ले में, मैं छोटा, मेरे शहर के जो मेरे से उम्र के आसपास के होंगे या बड़े होंगे उनको तो बहुत अच्छे से पता होगा कि नला बाज़ार और नहर मोहल्ले के अंदर, इनका नाम नला बाज़ार ऐसे नहीं रखा है साहब, वो नला बाज़ार था, वहाँ नाला आता था, आज भी आता है। नहर मोहल्ला इसलिए रखा था कि वहाँ नहरें आती थी। वहाँ किसी ज़माने में ज़्यादा कालांतर, बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अच्छे से समझदार था, ओसवाल स्कूल में पढ़ता था, तो नहर मोहल्ले के अंदर पत्थर के खुरों की सड़क बनी हुई थी। नला बाज़ार में पत्थरों के खुर, तो हमारे पूर्वज हमारी इंजीनियरी बड़ी विकसित इंजीनियरी थी हमारे पूर्वजों की। वो पत्थर के खुरों से सड़क बनाने में उनको मज़ा नहीं आ रहा था। वो इसलिए बनाया गया था कि पानी आता था और वो इंजीनियर इस आज के इंजीनियरों से बेहतर थे। उनको पता था कि पानी का बहाव आएगा तो पत्थर के खुरे टूटेंगे नहीं और वो घिसके और सुंदर रूप लेंगे और लोगों को दुर्घटना से बचाएंगे। जहाँ पत्थर के खुरे थे उनको हटा के सीमेंट ब्लॉक लगा दिए गए, जिनकी कोई उम्र और मापदंड उसका कोई क्वालिटी नहीं होती है। जहाँ डामर की सड़कें बना दी गई। तो उस अजमेर में करना कुछ भी नहीं है साहब, उस अजमेर में थोड़ा सा परिवर्तन करना है। हम नहीं कह रहे कि नवाचार नहीं करेंगे, हम नहीं कहेंगे कि आधुनिकता के साथ नहीं चलेंगे, लेकिन आज जब हमारे पास आधुनिकता के इतने संसाधन हैं तो आधुनिकता और पुरातत्व सबको मिलाकर और एक विकसित अजमेर हम बनाना चाहेंगे। और उसी सपने को लेकर मैं कितना कर पाऊंगा ये मैं अभी आपको नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं एक अच्छी सोच के साथ, पॉजिटिव सोच के साथ आया हूँ। मैंने जब 2010 का चुनाव लड़ा था तो उसके पहले पार्षद का काम ये मानते थे कि पार्षद सड़क बनाएगा, नाली बनाएगा, स्ट्रीट लाइट जलाएगा, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करेगा। लेकिन 2010 के बाद मैंने बताया कि पार्षद ऑपरेशन भी कराता है, पार्षद कन्या विवाह भी कराता है, पार्षद पेड़ भी लगाता है, पार्षद स्कूलों में भी काम करता है, पार्षद सफाई अभियान भी चलाता है और पार्षद अपने निराश्रित व्यक्तियों को भोजन भी उपलब्ध कराता है, पार्षद महामारियों के अंदर करता है, पार्षद पक्षियों के लिए कबूतरशालाएं बनाता है, पार्षद गौशालाओं में काम करता है, पार्षद गौशालाओं के डेवलपमेंट करता है। ये मैंने प्रयास किया है।
तो मैंने आपको पूर्व में भी कहा है कि अजमेर सबका है, मानव का है तो पशु पक्षी का भी है, सबकी व्यवस्था की जाए। बिल्कुल ज्ञान जी, आप जो कह रहे हो उसकी बात से मैं सहमत हूँ, क्योंकि मैं बहुत सुना करता था आपके बारे में कि आप यार न केवल पार्षदों के नदी या अपने नालों के और इसकी सफाई का ही वो करते हैं, और भी बहुत कुछ आपके काम है। तो मैंने एक बार, मुझे याद आ रहा है कि मैं जब नवज्योति में काम किया कर रहा था, तो मैंने आपके बारे में पूरा एक वो लिखा था। तो मैंने जब आपको नज़दीक से देखा तो मुझे ये लगा यार ये इस आदमी को कबूतरों से क्या लेना देना और पक्षियों से क्या लेना देना, क्यों पानी की ये वो परिंदे सीमेंट के 50-50, 100-100, 150-150 टंकियां लगवा रहा है, क्यों ये कन्यादान के लिए कर रहा है, क्यों लड़कियों की शादियां करवा रहा है, क्या मतलब क्या है, आखिर क्या है। तो अब मुझे ये समझ में आता है कि आपके जो विज़न है वो विज़न सिर्फ पार्षद जैसा नहीं है। आपको अगर थोड़ा सा भी संसाधन मिल जाए, आपको कोई अधिकार मिल जाए, तो निश्चित रूप से आपसे बेहतर। लेकिन सवाल मेरा वही जो मैंने पिछली बार पूछा था, सवाल मेरा ये है कि आपने पार्टी को छोड़ने का निर्णय क्यों लिया? पार्टी को मैंने छोड़ने का निर्णय लिया क्योंकि पार्टी मुझे छोड़नी थी। कल मैंने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी, और ये पार्टी की नज़र के अंदर अनुशासनहीनता का कृत्य कहलाता है। और मैं ऐसी स्थिति भी नहीं लाना चाह रहा हूँ कि मुझे पार्टी कहीं अनुशासनात्मक कार्रवाई मेरे विरुद्ध करे। मैं उनको तकलीफ़ नहीं देना चाहता। जो भी पार्टी में है वो मेरे भाई है, मैं उनको डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहता। मैं उनको ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे साथ लगो, मुझे वोट दो, लेकिन उनको तकलीफ तो होगी ना। मुझे बर्खास्त करेंगे तो मुझे उनको तकलीफ तो होगी ना। उनको 4 लाइन तो लिखनी पड़ेगी, उनको जयपुर मेल करना पड़ेगा, वहाँ से इजाज़त लेनी पड़ेगी। तो मैं उस मुक्ति के लिए मैंने अपना त्यागपत्र माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को फैक्स कर दिया है, माननीय जिलाध्यक्ष जी को इसकी जानकारी दे दी है, और मैंने जहाँ जिस प्लेटफॉर्म पे मुझे मेरा त्यागपत्र भेजना था भेज दिया। और पार्टी छोड़ना, तो मैं जब चुनाव लड़ रहा हूँ तो मुझे पार्टी छोड़नी है ना साहब। मैं निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूँ, और एक बहुत अनुशासित पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, एक विराट स्वरूप, एक बड़ा वटवृक्ष है, और भारतीय जनता पार्टी में मेरे जैसे कार्यकर्ता से कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। लेकिन जब मैं उस पार्टी की अनुशासनहीनता कर रहा हूँ तो मुझे स्वाभाविक से ही सोचना चाहिए था कि जब मैं अनुशासनहीनता की श्रेणी में आ रहा हूँ तो मैं अपने जो उन्होंने सिखाया ना मुझे कि भाई आप अनुशासन में आपको जो भी काम करना है सोच समझ के करो, तो मैं अनुशासनहीनता की जब श्रेणी में आ रहा हूँ तो मुझे उनको तकलीफ ना देने के लिए मैंने आपने इस्तीफा दे दिया। चलिए पहली बात, अब आप मुझे ये बताइए कि आपको इस्तीफा देने की मजबूरी आ गई कि आप जो विजन चाहते थे वो आपको मिल नहीं रहा था। जो आप एक खुला आकाश, खुला आसमान चाहते थे उड़ने के लिए, आपकी उड़ानें तंग हो गई थी, पिंजरे में कैद थी, आप वो पिंजरा तोड़ के उड़ना चाहते थे, आपने पिंजरा कल तोड़ दिया। लेकिन आप पर दबाव तो आया होगा कि ऊपर वाली पार्टी के लोग, आने जाने वाले, कुछ दबाव, क्या किस संकट से गुजर रहे थे? हाँ, कोई संकट नहीं होता है भाई साहब। संकट उस व्यक्ति के लिए होता है जहाँ कहीं ना कहीं उसने कोई अच्छा काम नहीं किया हो, कोई गलत काम किया हो, सीधा सा कह लें। मेरे जीवन में या मेरे परिवार के जीवन में कोई गलत काम हमने नहीं किया है, और समझाइश है ये है। तो बहुत छोटा था और उस समय से मैं विभिन्न सामाजिक संगठनों से और एक बहुत बड़े आदर्श परिवार से मैं जुड़ा हुआ था। मेरा पारिवारिक संस्कार भी मुझे यही कहते थे। तो ये समझाना करना, ये मैं सब बहुत लोगों को मैंने समझाया है। एक लंबे अंतराल से, मैं शायद 5-6 साल का था जब से मैं परिवार से, विचारधारा से जुड़ा हुआ था। मैं विभिन्न पदों में भारतीय जनता पार्टी पे भी रहा, मैं भी रहा हूँ। तो मैंने बहुत लोगों को समझाया है। तो दबाव का तो कोई प्रश्न नहीं उठता। और मैं आपको एक बात कह देना चाहता हूँ कि मैंने 2010 में भी निर्दलीय चुनाव लड़ा था, और उस समय भी दबाव तो कई आए होंगे, लेकिन दबाव में ज्ञान सारस्वत नहीं आएगा, लालच में ज्ञान सारस्वत नहीं आएगा, और विशेषकर धमकाने में कभी ज्ञान सारस्वत नहीं आएगा भाई साहब। नहीं, अब क्या है कि देखिए ज्ञान जी, जब आप खड़े हुए तो सबसे बड़ा सवाल पत्रकारों में ये था, बाकी लोगों में भी होगा। मैं पत्रकारों के बीच उठता बैठता हूँ तो मुझे ये मालूम है, कहने लगा जी भैया बैठ जाएंगे। अभी देखना, अभी जैसे ही मोदी जी का फ़ोन इनके पास डायरेक्ट आ गया ना, तो मोदी जी का हाँ साहब मैं बैठ रहा हूँ। नहीं, मोदी जी देखिए मेरे नहीं, मैंने आपको पहले भी कहा था कि विश्व भर के आदर्श हैं मोदी जी। मेरे तो आदर्श हैं ही, खैर मोदी जी को तो फॉलो करते हैं। आज मोदी जी के उसी के अंदर पूरा राष्ट्र विकसित कर रहा है, जय जयकार हो रही है। आज हर हर मोदी, घर घर मोदी जो नारे लग रहे हैं ना, तो वो ऐसे नहीं लग रहे हैं। मोदी जी का फ़ोन मेरे जैसे कार्यकर्ता के पास क्यों मोदी जी का फ़ोन आएगा भाई साहब? मोदी जी का फ़ोन आ जाता तो पहले ही मेरे पास आ जाता। और मोदी जी का अगर इतना ही आपसे होता तो टिकट भी मिल जाती है आपको। हाँ, नहीं, मोदी जी तक मेरी बात भी नहीं पहुंची होगी। मोदी जी तक कौन मुझे पहुंचने देगा? एक आप समझ सकते हैं कि एक छोटा सा दूध बेचने वाला या पार्षद है, अजमेर के अंदर 92 पार्षद है, राजस्थान में हज़ारों होंगे, भारत भर में लाखों पार्षद होंगे। तो मेरे से अच्छे व्यक्तित्व ही मोदी जी के पास होंगे, लेकिन कहीं मोदी जी का फ़ोन नहीं आएगा। और मोदी जी फ़ोन नहीं करेंगे। क्यों करेंगे मुझे फ़ोन मोदी जी? जब मैं इस्तीफ़ा दे दिया और उनको पता है कि मैदान में उतरा, मोदी जी इतने हल्के और इतने छोटे नेता नहीं है जो किसी पार्षद को कहेंगे या कुछ विधायक प्रत्याशी को जो निर्दलीय लड़ा उसको कहेंगे कि तू बैठ जा। मोदी जी की प्रतिष्ठा है, मोदी जी का प्रतिष्ठा को हमें ध्यान में रखना है, हम ध्यान रखते हैं। मोदी जी क्यों कहेंगे
कि बैठ जाओ, और अगर नहीं बैठता तो मोदी जी की कितनी बड़ी इंसल्ट होती। तो मोदी जी कुछ नहीं कहने वाले। मोदी जी 2024 में मोदी जी का चुनाव है ना, तो वो पूरा चुनाव जीतेंगे मोदी जी ना साहब। मोदी जी को भारत की जरूरत है, विश्व को जरूरत है मोदी जी जैसे नेता की। आपको मतलब मोदी जी को देश की जरूरत है, मोदी जी को राष्ट्र की, हिंदुस्तान को, वर्ल्ड की, सबको जरूरत है। लेकिन अगर राजनेता विधायक की जरूरत है तो ज्ञान की जरूरत है, वो अजमेर को है। मैं आपसे कहता हूं कि पिछले 20 साल के इतिहास के अंदर आपका पीड़ा जो आप भुगत रहे थे, और आपको ऐसा लगता था कि ये पीड़ा मेरी नहीं है, एक एक आदमी की पीड़ा है शहर में। चाहे भारतीय जनता पार्टी आज देखिएगा किस लेवल पर आंदोलन हो रहा है। न केवल ब्राह्मण, न केवल वणिक, न केवल राजपूत, न केवल जाट, न केवल, और इवन सिंधी तक मैदान में आ चुके हैं, और सिंधी कह रहे हैं कि यार चेहरा बदल दो। अगर आप ये भी समझते हैं कि पार्टी यही सोचती है कि यहाँ सिंधी सीट ही रखनी है, रखनी चाहिए, रखे, लेकिन चेहरा तो बदल दो। अब 20 साल से आप 76 साल का एक व्यक्ति है जिसकी अपनी उसके अंदर ऊर्जा है, स्टेमिना है। उस स्टेमिना का वो क्या फायदा, कितना दे पाएगा पार्टी को, कितना दे पाया है 20 साल में। जब वो 20 साल छोटे थे तब क्या दे पाए थे, जब 50 साल, 55 साल, 60 साल के थे तब उन्होंने क्या दिया। तो ये जो पीड़ा, जो कसमस आ रही है पीड़ा, उस पर थोड़ा सा आप विचार डालें। मैं बात जिनकी आप कर रहे हैं मैं उनका नाम नहीं लूँगा, आदरणीय है। इस लायक भी नहीं है क्या? नहीं, नाम लेने लायक भी नहीं है क्या? आगे का मेरा सुने। वो मेरे आदरणीय थे, आदरणीय हैं, आदरणीय रहेंगे। मैं ज्ञान में उनसे छोटा हूँ, मैं उम्र में उनसे छोटा हूँ, जो अनुभव है उनमें बहुत छोटा हूँ। लेकिन अजमेर ने बहुत पीड़ा भोगी है भाई साहब। अजमेर ने पिछले 20 साल से नहीं, अजमेर ने लंबे समय से पीड़ा भोगी है। और जो विरोध की बात कर रहे थे कि फलाने को हटाओ, ये हटाओ, चेहरा बदलो, मैं उसमें कई पार्ट में नहीं था, मैं अपना टिकट मांग रहा था। लेकिन जब पूरा शहर कह रहा था चेहरा बदलो, तो उस समय चेहरा पार्टी ने नहीं बदला। योग्य है, मैं आपको कह रहा हूँ ना, मैं उनका अभी भी, मैं प्रत्याशी के रूप में सामने खड़ा हूँ। वो भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी हैं, मेरे लिए सम्मान्य हैं, थे और रहेंगे। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि पार्टी को ऐसी क्या मजबूरी पड़ी थी जो इनको, मैंने इनके साथ बहुत चुनाव लड़े साहब। मैंने 2003 का चुनाव इनको लड़ाया है, मैं 2008 के चुनाव में इनके हर बार अंतिम चुनाव था या नहीं, ऐसा नहीं था। चुनाव कब ऐसा नहीं था। पिछली बार के बाद में हमें ऐसा लग रहा था कि, क्योंकि हम तो भारतीय जनता पार्टी के अलावा मुझे तो कुछ दिखता ही नहीं था साहब, मुझे कोई मतलब नहीं होता था पद प्रतिष्ठा और ये वो, और संगठन के अलावा मैं कुछ जानता भी नहीं था। अगर कहीं कोई राजनीतिक उठापटक होती तो मैं उससे दूर रहता था। नगर निगम में भी आप देखेंगे, बात करेंगे तो पार्षद कक्ष में भी मेरा कम बैठना होता है, नहीं के बराबर मैं जाता हूँ। इसलिए जाता हूँ कि मेरे पार्षद भाइयों को नहीं लगे कि मेरे में कहीं ईगो है। मैं बहुत कम नगर निगम जाता हूँ, सबका टाइमिंग अलग होता है, मेरा टाइमिंग अलग होता है। तो कुल मिला के मुझे इन चीज़ों से मतलब भी नहीं था कि संगठन पार्टी में क्या विरोध चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। हाँ, मैंने अपना टिकट मांगा था, मेरे को टिकट नहीं दिया, कोई बात नहीं दे सकती भारतीय जनता पार्टी अपने से योग्य, उन्होंने उनको योग्य माना, दिया ना टिकट। लेकिन आज मैं प्रत्याशी के रूप में खड़ा हूँ और मैं चुनाव लड़ रहा हूँ ना, आगे शहर की जनता भविष्य निर्धारित करेगी मेरा भविष्य। चलिए आप मुझे ये बताइए कि अगर आप देवनानी जी को हराने के लिए मैदान में आए हैं या जीतने के लिए आए हैं, इस पर थोड़ा सा बताएं। मैं चाहे देवनानी जी होते या और कोई होते, या यहाँ तक भी मैं आपको कह रहा हूँ कि कांग्रेस के प्रत्याशी को भी मैं हराने के लिए, और मेरे लिए दोनों प्रत्याशी बराबर, मैं किसी को हराने के लिए नहीं आया। मैंने आपको शायद पहले एक बार मैं आपके पास हाजिर हुआ था, मेरा आपसे ज़्यादा कोई घनिष्ठता नहीं रही है, आपने चैनल में बुलाया था तो मैंने यही कही थी कि मैं किसी को हराने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, मैं अपनी लाइन को लंबी करने के लिए लड़ रहा हूँ। मेरा मकसद देवनानी जी या किसी को हराना नहीं है, जीतना है, मुझे चुनाव जीतना है। और ये बात मैं, आपने तो भी मुझे 5-4 जातियाँ गिनाई है, मैं 36 कौम की बात कर रहा हूँ, 36 कौम की बात कर रहा हूँ। बहुत बड़ी कौमों का समर्थन मेरे साथ है। और आप इसको ये नहीं आके कि निर्दलीय वो निर्दलीय मैं नहीं हूँ जो आम निर्दलीय समझते हैं। मेरे साथ बहुत बड़ा समर्थन मेरे पीछे खड़ा है, बहुत बड़ी ताकतें मेरे पीछे पड़ रही है समाज में। क्या होता है ज्ञान जी, ये पब्लिक भी यही सोचती होगी कि जब कोई निर्दलीय खड़ा होता है तो उसका पीछे से कोई बैक ये कर रहा होता है कि ये इसको हराने के लिए फलाने को खड़ा कर दो। अगर यहाँ नसीम अख्तर हार सकती हैं तो डॉक्टर बायती को खड़ा कर दो, या कहीं कोई दूसरा हार सकता है तो उसको खड़ा कर दो। तो कहीं इसी तरीके से तो आपका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। डॉक्टर बायती जी, नसीम अख्तर जी, वो अपने अपने स्थान रखते होंगे, प्रबुद्ध हैं, मेरे से बड़े हैं दोनों और समझदार हैं, और बहुत राजनीतिक क्षेत्र में मेरे से कई गुना ऊंचे पदों पर रहे। लेकिन मेरा ये मकसद नहीं है, और मैंने आपको पूर्व में निवेदन कर दिया है कि मेरा कंधा अगर बंदूक के लिए यूज करना होता, किसी को काम में लेना होता, तो मैं पहले महीना भर पहले ही या 2 महीने पहले ही मैं उस टीम के साथ लग जाता जो किसी का विरोध कर रही थी। मेरा कंधा कभी किसी दूसरे के लिए उपयोग नहीं होगा। मेरा कंधा होगा तो अपने को आगे बढ़ने के लिए, या लोगों के हाथ मेरी पीठ पे या मेरे कंधे पे होंगे तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, और मैं किसी का यूज़ नहीं हो रहा हूँ। और आपके माध्यम से ये भी कह देना चाहता हूँ
कि जो भी आप जो समझ रहे हैं कि कोई मेरा यूज कर रहा है, मैं टूल नहीं बन रहा हूँ, मैं यूज़ नहीं हो रहा हूँ, मैं विशुद्ध रूप से चुनाव लड़ने के लिए लड़ रहा हूँ और सब कुछ अच्छा ही होगा और जनता के हाथ में। यार एक बात बताओ मुझे, आप बड़े मतलब एक बातचीत के दौरान सवाल आ गया है मेरे जहन के अंदर, यार दूध बेचते हो हैं, मुश्किल से आपके पास 5 जोड़ी 6 जोड़ी कपड़े हैं, हाँ। चलाने को कभी पैदल को, मैंने तो आपको पैदल ही घूमते हुए देखा है, कभी साइकिल पर दूध बेचते हुए भी देखा है, लेकिन ऐसे मतलब आप कहाँ से लाओगे इस चुनाव के लिए पैसा? जब कोई सामने इतने बड़े बड़े बलशाली लोग, बाहुबली लोग, धनबली लोग और शक्तिशाली लोग, आप क्या समझते हैं कितना खर्चा मैंने सामाजिक जीवन में काम किया है, राजनीतिक जीवन में काम किया है, बड़े बड़े पैसे वालों को हारना पड़ता है। अगर पैसे से जीतते तो रिजू झुनझुनवाला जी चुनाव अजमेर से जीत के चले जाते हैं। बहुत बढ़िया बात। पैसा महत्वपूर्ण नहीं होता है। अजमेर का हर व्यक्ति ज्ञान सारस्वत बन के, हर मतदाता ज्ञान सारस्वत बन के चुनाव लड़ेगा और पैसे की कहीं आवश्यकता नहीं है। और भाई साहब मैं आपको कहूँगा कि मेरे पास साइकिल के अलावा मैं बहुत अच्छे से बुलेट चलाता हूँ, मेरा बचपन से शौक है, मेरे पास बुलेट है और बाइक में मैं बुलेट ही चलाता हूँ। आप बुलेट चला लेते हैं? पैर से तो आप थोड़ा सा लाचार हैं। नहीं, मैं कहीं लाचार नहीं हूँ, मेरे पैर दोनों बिल्कुल ठीक है। 2001 में मेरा मेजर एक्सीडेंट हुआ था, मेरी स्पाइन सर्जरी हुई थी और मेरे कहीं पैर में किसी प्रकार की कोई चोट या किसी प्रकार से पैर से मैं लाचार नहीं हूँ। मैं बुलेट 350 सीसी की ही चलाता हूँ और पूरी सक्षमता से चलाता हूँ और वो मैं 3 दिन भूखा रहने के बाद में भी उसी ऊर्जा के साथ, मैं अगर रात को कोई जानवर फंसा हुआ है या कहीं जाना है तो मैं 3 दिन भूखा रह सकता हूँ और अमूमन मैं रहता हूँ और मैं अपना पूरा काम करता हूँ। दोनों पैर मेरे बिल्कुल सुरक्षित हैं। अगर कहीं कोई कमजोरी है तो मेरे पीछे रीढ़ की हड्डी के कारण हल्का सा कमजोरी, लेकिन वो कहीं बाधा नहीं बनती है। ज़्यादा मैं कोई थकान या मानसिक थकान के कारण से जो नर्व सिस्टम के अंदर जो लड़खड़ाहट सी आती है वो मेरे साथ समस्या रहती है। बाकी कहीं मेरे पैर हाथ सब सुरक्षित है, पूरी बुलेट चलाता हूँ। मैं आपको ये बिल्कुल बात और पैसे की जरूरत नहीं है। हाँ, बस वो है। मैं आपको ये आश्वस्त कर रहा हूँ कि अजमेर उत्तर में इतनी बड़ी पीछे एक मेरे भाइयों की फौज खड़ी है, टीम खड़ी है, साथी खड़े हैं, आदरणीय बड़े खड़े हैं जो सारे ज्ञान सारस्वत हैं और वो ज्ञानचंद सारस्वत के नाम से चुनाव लड़ेंगे। वो चुनाव लड़ेंगे, मैं अकेला नहीं लड़ रहा हूँ। मैं किसी राजनीतिक दलों के किसी के कहने से या किसी को हराने और जिताने और उसके माध्यम से चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। मैं स्वयं के दम पर, मेरे साथियों के दम पर और मेरे जो पीछे खड़े आदरणीय लोग हैं उनके दम पर। अंतिम सवाल मैं पूछना चाहूँगा आपसे, कब नामांकन भरने जा रहे हैं और आपकी क्या मतलब वो है रूपरेखा क्या रहेगी, किस तरीके से? मैं सारा काम मेरी टीम और साथियों के बेस के ऊपर होता है। मेरा सारा काम मेरे साथी तय करेंगे। अभी लगभग संभवतः 4 तारीख मेरे साथियों ने तय की है, लेकिन जल्दी और मीडिया तक और मेरे समर्थकों तक समाचार पहुंच जाएंगे कितनी तारीख को नामांकन भरना है और मैं भी उस बारे में विचार कर रहा हूँ। मैं अपने ज्योतिष एक पक्ष होता है उसको भी मेरे कई साथी कहते हैं कि मैं तो अपने कर्मों को मानता हूँ लेकिन साथ ही कई ज्योतिष को भी मानते हैं। उनका कहना है कि एक ज्योतिषीय पक्ष दिखा दें, तो वो ज्योतिषीय पक्ष भी मैं सुबह शाम के अंदर मैं साथियों के साथ बैठ के देखने वाला हूँ और उसके बाद में जैसे भी होगा आप तक सूचना पहुँचा दी जाएगी। तो ये है ज्ञान सारस्वत जो निर्दलीय अजमेर उत्तर से चुनाव लड़ने की मंशा से आप लोगों के बीच में आ रहे हैं। पता नहीं क्यों मुझे ये यकीन हो रहा है कि वाकई ये जीतने के लिए ही चुनाव के मैदान में उतरे हैं और जीतने के लिए न किसी को हराने के लिए उतरे हैं, लेकिन शहर का जो सपना इनके जहन के अंदर बसा हुआ है उस सपने को साकार करने की सार्थक भूमिका निभाने के लिए ज्ञान सारस्वत मैदान में आ रहे हैं। यहाँ मैं बहुत खुलकर आपसे कह रहा हूँ कि इनको प्यार दें, स्नेह दें, सम्मान दें, सहयोग दें, वोट दें, जिताएं और इनको विधायक बनाएं ताकि अजमेर सुरक्षित हाथों में जा सके। आज इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।